जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद लंदन के अखबार न्यू एज ने लिखा, यह भारत में ब्रिटिश राज के अंत की शुरुआत है। आज ही के दिन 17 अगस्त वर्ष 1909 को वो घटना घटी थी, जब भारत मां की दास्ता की बेड़ियां काटने के लिए 26 साल का नौजवान मदनलाल ढींगड़ा लंदन की पेंटॉनविल जेल में खुशी खुशी फांसी चढ़ गया था। मदनलाल ढींगड़ा का जन्म अमृतसर में 18 सितंबर 1883 को हुआ। उनके पिता डॉक्टर दित्तामल सिविल सर्जन थे, प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ थे। अंग्रेजों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। भारत की आजादी के संघर्ष से उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं था। मदनलाल अपने माता पिता की 7 संतानों में छठे नंबर पर थे। बाकी भाइयों की ही तरह मदनलाल भी हायर एजुकेशन के लिए लंदन गए। वर्ष 1906 से 1909 तक उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। इन्हीं दिनों इंडिया हाउस लंदन में उनकी भेंट सावरकर से हुई। दोस्तों, इंडिया हाउस एक बिल्डिंग थी जिसे सुविख्यात क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 में खरीदा था और लंदन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया था। मदनलाल एक समृद्ध घर का लड़का था जिसे महंगे कपड़े, कॉस्मेटिक्स, सेंट आदि का बड़ा शौक था। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना रोज का काम था, लेकिन वीर सावरकर के संपर्क ने उसका जीवन बदल दिया था। वर्ष 1908 में भारत में क्रांतिकारी खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्रनाथ बोस की फांसियों ने लंदन में रह रहे क्रांतिकारियों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोधाग्नि को नया ईंधन दे दिया था। फिर सावरकर ने भारत की ओर से अंग्रेजों को लंदन में उत्तर देने का निर्णय लिया। योजना बन गई। इसे अंजाम तक ले जाने का दायित्व था मदनलाल ढींगड़ा का। लंदन में नेशनल इंडियन एसोसिएशन नाम की एक संस्था थी जिसकी सेक्रेटरी थी मिस एम्मा जोसेफिन बैक। मदनलाल ने एम्मा जोसेफिन बैक के साथ परिचय बढ़ाया और नेशनल इंडियन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के एडीडी कैंप विलियम कर्जन वाइली नेशनल इंडियन एसोसिएशन के ट्रेजरर भी थे। 1 जुलाई 1909 को लंदन के जहांगीर हॉल में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था जिसमें कर्जन वाइली को भी भाग लेना था। सारी तैयारियां कर ली गई। मदनलाल ढींगड़ा ने 26 जनवरी 1909 को ही बंदूक का लाइसेंस ले लिया था और फिर 3.5 पाउंड में एक कोल्ट पिस्टल खरीदा। अगले 3 महीने तक वे सप्ताह में 3 बार शूटिंग रेंज जाकर निशानेबाजी का अभ्यास करते रहे। हर बार 12 निशाने लगाते थे और जल्दी ही उन्हें इसमें महारत हासिल हो गई थी। 30 जून की शाम को मदनलाल ढींगड़ा वीर सावरकर से मिलने गए। सावरकर ने मदनलाल से कहा, यदि इस बार भी तुम चूक गए तो मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। असल में इससे पहले मदनलाल बंगाल के विभाजन के जिम्मेदार लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मार्ले को मारने का प्रयास कर चुके थे, लेकिन कामयाब नहीं हुए थे। इस बात से सावरकर निराश थे, पर उनके शब्द बड़े भारी थे। वो रात मदनलाल के लिए शायद बड़ी लंबी रही होगी, क्योंकि अगला दिन उनके इम्तिहान का दिन था। 1 जुलाई 1909 की शाम को उन्हें नेशनल इंडियन एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल होना था। वहां जाने से पहले शाम 5:30 बजे वे शूटिंग रेंज पहुंचे और 18 फुट की दूरी से 12 निशाने लगाए, जिनमें से 11 ठीक बीचों बीच लगे थे। इसके बाद मदनलाल जहांगीर हॉल के लिए चल पड़े। लगभग 9:30 बजे वहां पहुंचे और 11 बजे के आसपास कर्जन वाइली हॉल में प्रवेश किए। मदनलाल के परिवार से उनके घनिष्ठ संबंध रहे थे। नजरें मिली, दोनों में कुछ बातें भी हुई। इसके बाद मदनलाल के कोल्ट पिस्तौल की 4 गोलियां कर्जन वाइली के चेहरे को छलनी कर गईं। यह कोई आसान निर्णय नहीं था। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण पर भी बाण चलाने को विवश हो गए थे, क्योंकि वे दोनों अधर्म के साथ खड़े थे। यहां सामने वह व्यक्ति था जो मदनलाल ढींगड़ा के परिवार का मित्र था, लेकिन भारत को गुलाम बनाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा भी था। इसलिए व्यक्तिगत संबंधों का कोई महत्व नहीं रह गया था। केवल भारत माता की दुर्दशा याद थी, बाकी हर रिश्ता भूल गए थे।
करजन वाइली की मौके पर ही मौत हो गई। वहां मौजूद डॉक्टर कावसलाल काका मदनलाल ढींगड़ा को पकड़ने के लिए लपके तो ना चाहते हुए भी आत्मरक्षा में उन्होंने गोली चला दी। डॉक्टर लाल काका की भी मृत्यु हो गई। मदनलाल ढींगड़ा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह उन्हें वेस्टमिंस्टर पुलिस कोर्ट में ले जाया गया। उन्होंने मैजिस्ट्रेट से केवल इतना कहा, मैं डॉक्टर लाल काका को मारना नहीं चाहता था। जब वे मुझे पकड़ने के लिए झपटे तो आत्मरक्षा में मुझे गोली चलानी पड़ी। इस घटना ने ब्रिटिश पार्लियामेंट सहित सारे ब्रिटेन को हिला दिया था। मदनलाल ढींगड़ा के पिता डॉक्टर दित्तामल ने तार भेजकर मदनलाल को डिसऑन कर दिया, यानी त्याग दिया। अखबार पायनियर को उन्होंने संदेश भेजा, यह कायरतापूर्ण कार्य घृणा के योग्य है, जिसने हमारे सर्वाधिक दयालु मित्रों में से एक को छीन लिया है। और सिर्फ पिता ही नहीं, मदन लाल के दो भाई भजन लाल और बिहारी लाल भी उन दिनों लंदन में थे। उन्होंने भी सार्वजनिक सूचना जारी करके अपने भाई से संबंध विच्छेद कर लिए। अन्य प्रमुख भारतीयों में भी, जिनमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले भी शामिल थे, मदनलाल की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे थे। 5 जुलाई 1909 को लंदन के कैक्सटन हॉल में मदनलाल ढींगड़ा की निंदा के लिए एक सभा आयोजित हुई, जिसमें मदनलाल के भाई भी ये बताने के लिए शामिल हुए कि वे और उनका परिवार न केवल इस घटना की निंदा करते हैं, बल्कि उन्होंने मदनलाल से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। सभा में ढींगड़ा द्वारा करजन वाइली की हत्या के विरोध में सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पास किया जाने लगा। तभी हॉल में एक आवाज गूंजी, नहीं, सर्वसम्मति से नहीं। यह आवाज थी विनायक दामोदर सावरकर की। जिस सभा में मदनलाल ढींगड़ा का सगा भाई भी उनका साथ छोड़ गया था, वहां सावरकर अकेली आवाज थे जो ढींगड़ा के समर्थन में थे। तभी शोर मच गया, इसे धक्के मारकर हॉल से निकाल दो। एडवर्ड पार्कर नाम के एक लंबे चौड़े व्यक्ति ने सावरकर की दाईं आंख पर पूरी ताकत से मुक्का मारा। विरोधियों ने सावरकर को उठाकर हॉल से बाहर फेंक दिया, लेकिन वे मदनलाल ढींगड़ा के पक्ष में आवाज निरंतर उठाते रहे। 10 जुलाई को मुकदमे की कार्रवाई फिर शुरू हुई। मदनलाल ढींगड़ा के परिवार की ओर से टिंडल एटकिंसन ने अदालत में दोहराया कि वे इस अपराध से सख्त घृणा करते हैं। एटकिंसन ने कहा कि ढींगड़ा के परिवार से ज्यादा ब्रिटिश साम्राज्य का कोई और वफादार नहीं है। मदनलाल ने अपने बचाव में कोई वकील खड़ा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक बयान जरूर दिया, जिसके कुछ अंश इस प्रकार थे। किसी अंग्रेज अदालत को मुझे गिरफ्तार करने, जेल में डालने या मृत्युदंड सुनाने का अधिकार नहीं है। यदि जर्मनी द्वारा इस देश पर कब्जा करने की स्थिति में एक अंग्रेज को उनके विरुद्ध लड़ने का अधिकार है, तो मेरे द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना और भी ज्यादा उचित तथा देशभक्ति पूर्ण कदम है। मैं अंग्रेजों को पिछले 50 वर्षों में 8 करोड़ भारतीयों की हत्या का दोषी ठहराता हूं और भारत से हर वर्ष 90 करोड़ रुपए लूट कर ले जाने का दोषी ठहराता हूं। मैं अंग्रेजों को, देशभक्त भारतीयों को फांसी लटकाने और काला पानी भेजने का दोषी ठहराता हूं। जिस तरह जर्मनों को इस देश पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है, उसी तरह अंग्रेजों को भी भारत को गुलाम रखने का कोई अधिकार नहीं है। और हमारी पवित्र भूमि को अपवित्र करने वाले अंग्रेजों की हत्या करने का हमें पूरा अधिकार है। मैं यह बयान दया याचना के लिए नहीं दे रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि अंग्रेज मुझे फांसी दे दें, तब मेरे देशवासियों का प्रतिशोध और भी पक्का हो जाएगा। दोस्तों, अदालत ने मदनलाल ढींगड़ा को फांसी की सजा सुनाई थी। उन्होंने जज को धन्यवाद करते हुए कहा, महोदय, आपका धन्यवाद। मुझे गर्व है कि मुझे मातृभूमि की मुक्ति के लिए प्राण न्यौछावर करने का सम्मान मिला है। उन्हें ब्रिक्सटन जेल में बंद कर दिया गया, जहां 22 जुलाई को सावरकर उनसे मिले। दोनों की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। सावरकर ने कहा, मैं एक महान देशभक्त और बलिदानी के दर्शन करने आया हूं। इसके कुछ दिन बाद दोनों की दोबारा भेंट हुई तो ढींगड़ा ने सावरकर से 2 इच्छा बताई। पहली ये
कि मुझे एक आईना चाहिए ताकि मैं स्वयं देख सकूं कि खुशी खुशी फांसी चढ़ रहा हूं या नहीं। दूसरी ये कि हिंदू रीति के अनुसार मेरा अंतिम संस्कार हो। मदनलाल ढींगड़ा एक और बयान अदालत में देना चाहते थे, पर अंग्रेजों ने उसे जब्त कर लिया। हां, इसकी एक कॉपी सावरकर के पास थी, जो 16 अगस्त 1909 को अखबारों में छप गई। इस बयान के अंश देखिए, आपको एहसास हो जाएगा देश प्रेम और बलिदान की कैसी ज्वाला भड़क रही थी उनके हृदय में। मदनलाल ने लिखा था, मैं स्वीकार करता हूं कि देशभक्त भारतीय युवाओं को अमानवीय फांसियां और काले पानी की सजा का बदला लेने के लिए मैंने अंग्रेज का खून बहाया है। इसके लिए अपनी अंतरात्मा के अतिरिक्त मैंने किसी से सलाह मशवरा नहीं किया। मैंने किसी के साथ मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा, बल्कि अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। मैं मानता हूं कि विदेशी संगीनों के द्वारा गुलाम बना देश सदैव युद्धग्रस्त होता है, क्योंकि शस्त्र विहीन जाति के लिए खुली लड़ाई संभव नहीं है। मैंने अचानक आक्रमण किया। चूंकि मेरे पास तोपें नहीं थी, मैंने पिस्तौल से आक्रमण किया। हिंदू होने के नाते मैं सोचता हूं कि मेरे देश के विरुद्ध किया कार्य ईश्वर का अपमान है। शरीर और बुद्धि से कमजोर मेरे जैसे पुत्र के पास अपनी मां को भेंट करने के लिए अपने रक्त के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और इसलिए उसकी बलिवेदी पर मैंने स्वयं को अर्पित कर दिया है। उसका कार्य श्री राम का कार्य है, उसकी सेवा श्री कृष्ण की सेवा है। भारत के लोगों को केवल एक सबक सीखना है, किस तरह मरना है, और यह सबक सिखाने का एक ही तरीका है, खुद मरना। इसलिए मैं मर रहा हूं और मेरा बलिदान यशस्वी है। ईश्वर से मेरी एक ही प्रार्थना है, मैं उसी मां की कोख से फिर जन्म लूं और उसी पावन उद्देश्य के लिए फिर प्राण दे दूं, और तब तक देता रहूं जब तक वह उद्देश्य सफल नहीं हो जाता और मानवता के कल्याण और ईश्वर के यश के लिए वह मातृभूमि स्वतंत्र नहीं हो जाती। वंदे मातरम। दोस्तों, यह था मदनलाल ढींगड़ा का संदेश। इसके बाद 17 अगस्त 1909 को सुबह 9 बजे पेंटॉनविल जेल में मदनलाल ढींगड़ा को फांसी दे दी गई। उनके शव को जेल परिसर में ही दफन कर दिया गया। वर्ष 1976 में भारत सरकार के प्रयास से बलिदानी मदनलाल ढींगड़ा की अस्थियां भारत लाई गई। दोस्तों, बलिदानियों के शिरोमणि भगत सिंह ने भी मदनलाल ढींगड़ा को श्रद्धांजलि देते हुए एक लेख लिखा था। उसकी अंतिम पंक्तियां थी, मां से इतना प्यार। फांसी के तख्ते पर खड़े हुए से पूछा जाता है, कुछ कहना चाहते हो? तो उत्तर मिलता है, वंदे मातरम। मां, भारत मां, तुम्हें नमस्कार। वह वीर फांसी पर लटक गया और उसकी लाश भी भीतर ही दफना दी गई, और हिंदुस्तानियों को उनकी दाह क्रिया आदि कराने की इजाजत नहीं दी गई। धन्य था वह वीर, धन्य है उसकी याद। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।